आज का हमारा टॉपिक है शेड्यूल्स। बेसिकली शेड्यूल्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। पहले 8 शेड्यूल थे। जब हमारा 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान, भारत का संविधान जब लागू हुआ तब उसमें 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे, पर करंट डेट में हमारे 12 शेड्यूल्स हैं। तो वो 12 शेड्यूल्स किन किन बारे में बात करते हैं और बेसिकली शेड्यूल होता क्या है। तो शेड्यूल जो होता है वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है, वो पेंसिल से लिखा है इसलिए दिख नहीं रहा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला शेड्यूल हमारा जो है वो किस बारे में बात करता है? वो बात करता है स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और उनकी जुडिशरी के बारे में, उनके बॉर्डर और उनके लॉस के बारे में, कि वहां पे किस लॉ के थ्रू उनका नाम चेंज हो सकता है, उनकी बॉर्डर्स चेंज हो सकती है। वो बेसिकली शेड्यूल 1 बात करता है उसके बारे में। शेड्यूल 2 किसके बारे में बात करता है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्टेट्स एंड अदर के बारे में। आईएएस, आईपीएस, इन सब की जो सैलरी, प्रिविलेजेस और इनका अलाउंस मिलती है उनके बारे में शेड्यूल 2 बात करता है। नोट करने वाली बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर के अलाउंस और प्रिविलेजेस के बारे में बात नहीं करता है। ये सिर्फ प्रेसिडेंट, गवर्नर्स और इन सब के स्टेट्स और इन सब के बारे में बात करता है। शेड्यूल 3 किसके बारे में बात करता है? बेसिकली जो प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, स्टेट, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स और इन सब की जो ओथ लेते हैं ये उसके बारे में बात करता है, और ये इसमें सीएजी ओथ भी इंक्लूडेड है। अब हमारा आता है शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 किस बारे में बात करता है? राज्यसभा और उनके सीट्स एलोकेशंस के बारे में शेड्यूल 4 बात करता है। शेड्यूल 5, यहाँ से मेन शेड्यूल्स आते हैं। शेड्यूल 5 किसके बारे में बात करता है? शेड्यूल 5 बेसिकली बात करता है शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब एरियाज के बारे में बात करता है। कहाँ कहाँ के? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना के जो शेड्यूल एरियाज हैं उनके बारे में बात करता है। अब हम शेड्यूल एरियाज, बड़ी बात ये है कि शेड्यूल एरियाज डिस्क्राइब कैसे करें। शेड्यूल एरियाज को डिस्क्राइब करने के लिए आई तेहबर कमीशन। तेहबर कमीशन एक कमीशन, एक बेसिकली एक कमिटी है जिन्होंने बताया कि शेड्यूल एरियाज कौन से होंगे, तो उनके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, कि हम उनको डिफाइन कर दे कि वो एक डिक्लेयर कर दे कि वो एक शेड्यूल एरिया है। तो वो क्या क्या है? 50% वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, वहाँ पे रिजोनेबल एरिया होना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही वो सारे टाइप के ट्राइब्स पाए जाने चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए बेसिकली। वो एरिया जो है वो अंडर डेवलप्ड होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए। वहाँ की जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है वो पास में, जैसे एक एक्स एरिया है और एक वाई एरिया है। वाई एरिया बहुत डेवलप्ड है और एक्स एरिया पूरा अंडर डेवलप्ड है। और नेचुरल एरिया है पूरा रिजनेबल एरिया जहाँ पे ट्राइबल ग्रुप रहते हैं, तो वो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है। तो जो पास वाले एरिया है वाई एरिया से, उसका जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है वो बहुत लो होना चाहिए, तभी उसको हम शेड्यूल एरिया डिस्क्राइब करेंगे। कौन डिक्लेयर कर सकता है? तो सिर्फ प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर कर सकता है उसको कि वो एक शेड्यूल एरिया है। अगला, प्रेसिडेंट और गवर्नर ये दोनों मिलके उस एरिया की बाउंड्री डिसाइड करते हैं। उस एरिया का जो गवर्नर होगा वो, और प्रेसिडेंट, ये दोनों मिलके उस एरिया की बाउंड्री डिसाइड करते हैं बेसिकली। ठीक है। अब गवर्नर, जैसे वहां पे वहां का जो गवर्नर होगा, उस पर्टिकुलर एरिया का गवर्नर होगा, उसी के उसके पास ये पावर होगी कि कोई सा आर्टिकल उस एरिया पे एप्लीकेबल होना है या नहीं होना है। वो गवर्नमेंट गवर्नर के हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में नहीं है। वो उस पर्टिकुलर एरिया के गवर्नर के हाथों में है कि हाँ ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स कानून बनाया, तो ये एक्स कानून इस एरिया पे लागू होगा कि नहीं होगा वो उस पर्टिकुलर गवर्नर के हाथों में है। उसने कह दिया कि हाँ ये यहाँ के लोगों के लिए, ट्राइबल लोगों के लिए अच्छा है, तो वो इस पर्टिकुलर एरिया में लागू होगा, वरना नहीं होगा। अब शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 किस बारे में बात करता है? शेड्यूल 6 भी बेसिकली शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब एरियाज के बारे में ही बात करता है। पर कहाँ कहाँ के? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपु आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के एरिया के बारे में बात करता है। इनको एक सेपरेट शेड्यूल कर दिया है। चाहते तो हम शेड्यूल 6 में भी इनके बारे में बात कर सकते थे, पर इनको सेपरेट शेड्यूल इसलिए दिया क्योंकि यहाँ की जो बाउंड्रीज है वो एक अदर कंट्री की बाउंड्रीज से टच होती है। दूसरा, यहाँ पे कल्चरल सिमिलरिटीज है, यहाँ पे एक अलग सा कल्चरल सिमिलरिटीज है।
तीसरा ये हिली एरिया में आते हैं, ठीक है। और यहाँ का जो रूल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए हमने इसको एक अलग से शेड्यूल दे दिया, ठीक है। ये चार स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेट करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है बेसिकली, उनके एरियाज को, कि चेंज ना करे जाए, एक्सप्लॉइट ना होए। शेड्यूल 6 इन सारी चीजों के बारे में बात करता है। अब शेड्यूल 7, वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शेड्यूल है ये शेड्यूल 6। आईएमपी लिख रहा हूँ उस पर मैं, क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पावर है, हमारी देश की जो पावर है वो तीन लिस्टों में बांटता है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या है? जो डिफेंस सेक्टर हुआ, बैंकिंग सेक्टर हुआ, इनके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके ऊपर है? यूनियन के पास पावर है। स्टेट के पास किन किन चीजों के बारे में पावर है? तो स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में पावर है, हेल्थ के बारे में पावर है, लॉ बनाने की पावर है, पॉपुलेशन के बारे में लॉ बनाने की पावर है, टैक्स ऑन लैंड, कितना टैक्स लगेगा, लैंड टैक्स जो हम देते हैं, वो स्टेट के पास पावर होती है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? जो स्टेट और सेंटर दोनों के पास जिसके पावर हो, जैसे कि मेन एजुकेशन जो होता है, ट्रेड यूनियन जो होता है, फॉरेस्ट उस एरिया का, है ना, सीआरपीसी, आईपीसी पेंशंस, ये सारी जितनी भी इन सब के ऊपर जो भी लॉ बनाने की पावर होती है वो कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट के पास होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल 248 जो है वो जो रूल्स बनाने की पावर है, रेसिडियल रूल्स जो है वो बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ यूनियन पार्लियामेंट के पास है, स्टेट पार्लियामेंट के पास नहीं है। अब शेड्यूल 8 पे आते हैं हम। शेड्यूल 8 किस बारे में बात करता है? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन से क्या होती है? सबसे बड़ी बात तो ये है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स, गवर्नमेंट वर्क और इन सब में यूज करी जाती है। वो सारी लैंग्वेजेस को हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलेंगे। तो पहले इनिशियली 14 ही लैंग्वेजेस थी, 22 लैंग्वेजेस बाद में ऐड करी। वो पहले की 14 लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी? उर्दू, संस्कृत, नेपाली, कश्मीरी, हिंदी, डोगरी, ये सब पुरानी लैंग्वेजेस थी। नई लैंग्वेजेस कौन कौन सी ऐड हुई? तो और कौन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई? अब सबसे पहले हम जानते हैं अमेंडमेंट क्या होता है। बेसिकली जो हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करते हैं तो हम किसी एक अमेंडमेंट के थ्रू चेंज करते हैं। तो जो चेंज है उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। तो 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में हमने सिंधी भाषा को ऐड करा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा हमने 71 अमेंडमेंट एक्ट में ऐड करी, है ना। डोबो, डोगरी, मैथिली और सनथली, ये सारी हमने 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ऐड करी। कुछ क्लासिकल लैंग्वेज भी है जो हमने ऐड करी, जैसे तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, तेलुगु 2008 में, उड़िया 2014, 2014 में, मैथिली, पल्ली, मराठी, पल्ली, पारकरी और असमी और बंगाली हमने 2024 में ऐड करी। अब यहाँ से आते हैं जो हमने किसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करे हैं वो सारे शेड्यूल्स। तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ हमारा 1951 में, उसमें हमने जो शेड्यूल 9 ऐड करा, उसमें हमने क्या ऐड करा? एबॉलिशमेंट ऑफ जमींदारी सिस्टम। इस शेड्यूल से हमने जमींदारी सिस्टम जो थी वो एबॉलिश कर दी। तो इस पे एक केस हुआ। केस क्या हुआ? आईआर चोले वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का एक केस हुआ, जिसमें जिसका जो बाल की खाली निकालनी केस, इतना डीप नहीं जाना। बेसिकली हुआ क्या, इस केस का निष्पक्ष क्या निकला कि 2000 जो 1973 से पहले के जितने भी लैंड्स हैं उसके लिए आप जो सरकार ने वापस से जमींदारी सिस्टम एबॉलिश करके जो लैंड रिफॉर्म्स है जो अपने अंडर में ले लिए हैं, उस पे आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे नहीं जा सकते। पर 1973 के बाद के जो है उन सब पे आप उन केस लगा सकते हो, और उस पे आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। शेड्यूल 10 किस बारे में बात करता है? शेड्यूल 10 हमारा ऐड करा गया है 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ऐड करा गया है।
जो हमारा एंटी डिफ्लेक्शन लॉ बेसिकली क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो पहले एक्स पार्टी में था, वो पार्टी अब रूलिंग में नहीं है, वो अपोजिशन में आ गई है, और वाई पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी बन गई, तो वो एक्स पार्टी को छोड़ के वाई पार्टी में चला गया, तो उसके ऊपर लगता है एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। ठीक है। अब 91st अमेंडमेंट एक्ट में उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर दिया। यहाँ बेसिकली एंटी डिफ्लेक्शन लॉ उन्हीं लोगों पे लगता है जो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं। अब शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि शेड्यूल 11 हुआ 73rd अमेंडमेंट और शेड्यूल 12 हुआ 74th अमेंडमेंट एक्ट, दोनों 1992 में हुए हैं। अब शेड्यूल 11 किस बारे में बात करता है? शेड्यूल 11 में हमने पंचायत को बेसिकली पावर दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी दे दी 29 मैटर्स पे। रूरल एरियाज के लिए हमने पंचायत बना दी, और शेड्यूल 12 में हमने अर्बन एरियाज के लिए म्यूनिसिपल पार्टीज बना दी, जिनके पास 18 मैटर्स को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पावर्स है और अथॉरिटीज है। आज हमने जाना सारे शेड्यूल्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम क्लास में जानेंगे बोरोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस अलग अलग कंट्री से क्या क्या बोरो करा है, और उससे हमारा पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो उन सारे फीचर्स के बारे में हम जानेंगे।